रहेगा, क्यों गुजराती नहीं ना? हिंदी 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 ओके ओके। वैसे तो मेरा अच्छा सा परिचय दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे 20 साल से ये धीरे 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 समाज के अंदर जाके बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ। मैंने समाज के लिए क्या किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे में ये सब काम करने के बाद जो समझ आई, जो चेंज आया और उसका असर मेरे परिवार पे हुआ, मेरे बच्चों पे हुआ, वो मैं मानती हूँ कि इतना बड़ा है कि कोई मुझे अगर पूछे तो मैं कहूँ कि मैं जहाँ तक मेरी अंतिम सांस तक ये अच्छे अच्छे कार्य करती रहूँ। मुझे ये विषय दिया गया है इसलिए मैं ये विषय पे बोलूँगी, चाहे भले ही यहाँ लड़कियाँ कम हैं। वैसे भी इन फ्यूचर यही हाल होने वाला है। आप लोगों को लड़की शादी करने के लिए लड़की ढूंढना पड़ेगा, घर घर जाके प्लीज प्लीज कोई है क्या, है ना? इतना रेशियो खराब हो रहा है। ये सब के ऊपर हम वर्क करते हैं तो दुख होता है कि 10 साल बाद का सिनेरियो क्या होगा। इतनी खराब हमारे स्पेशली इन सूरत, पूरे गुजरात में, सूरत में सबसे कम रेशियो है लड़कियों का। अभी मैं बात मेरे विषय पे आती हूँ। मुझे कहा गया कि स्त्री स्वरक्षण की बात मुझे करनी है और स्पेशली जब लड़के हैं तो उनका रोल भी क्या हो सकता है। जो सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ स्त्री पुरुष सब रहते हैं, तो पूरी सोसाइटी का माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें हर कोई अपने आप को सुरक्षित समझे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है। हमें पूरे समाज को स्वस्थ बनाना है, सुरक्षित बनाना है। तो ये समाज यानी क्या? मैं, आप, हम सब। ये लाइफ इतनी अच्छी है, जीने जैसी है। सबसे पहले हमें अपने आप पे रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए अपना, कि हम स्त्री है, हम महिला है। हमें कोई उसमें ये नहीं सोचना है कि महिला उसका शोषण होता है, उसको सेकंड कैटेगरी में नहीं रखना है। तो सबसे पहले आप अपने आप को सम्मान करो कि आप जो भी है सबसे पहले एक व्यक्ति है। और ये इंडिया की बात नहीं है कि जिसमें ये सेक्सुअली महिलाओं को अब्यूज किया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो है। लास्ट ईयर सूरत में मैंने बहुत बड़ा कैंपेन किया था, OBR 1 बिलियन राइजिंग। यहाँ से बैठे कितने लोगों को पता है? ये कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, कोई चैनल नहीं देखता है, कोई इंटरनेट पे ये नहीं देखता है। क्यों? खास करके मैं आप लोगों को बोलूं, ये कैंपेन पूरे वर्ल्ड में एक साथ हुआ था। 14 फरवरी एक टारगेट दिया गया था। एक साल तक हम लोग ने पूरा वर्क किया और 14 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में एक साथ सेलिब्रेशन हुआ कि सब महिलाएं और उसके साथ पुरुष भी बाहर रोड पे आए और नाचे गाए। दोनों नाच गाकर उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार, हो रहे अत्याचारों को मिटा के रहेंगे। ये पुरुषों को इसलिए बाहर आना पड़ा क्योंकि इतने सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सब ने मीटिंगें की, सर्वे किया, उससे ये पता चला कि सिर्फ महिलाओं को जागृत करके कुछ नहीं चलेगा। जो भी है जागृत हम सबको होना है। थोड़े साल पहले USA का टाइम मैगजीन है, उसका मेरे पास रिपोर्ट आया था कि वहां क्या हालत है USA में। तो वहां जॉब के ऑन वर्क प्लेस महिलाएं अब्यूज होती है, और जो हमारे में कहते हैं ना ईवटीजिंग 41%। फिर गंदे जोक्स जो कहते हैं उसमें 74% महिलाएं भोग बनती है। फिर गंदी चर्चा महिलाओं को देख के उसके शरीर के बारे में या ऐसी चर्चा तो 91%। देन डबल मीनिंग जो बोलते हैं ना संवाद, ऐसे 80%। फिर गंदे इरादे से लड़कियों को, महिलाओं को बाहर खाने पे बुलाना या कार में ले जाने के लिए इनवाइट करना 77%। और गंदे इरादे से सीधा आमंत्रण यानी चलती क्या खंडाला 87%। देखो ये रेशियो कितना हाई है। ये मैं USA की बात कर रही हूँ, हमारे इंडिया में है लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है। इतना जो भी आ रहा है हमारे पास आ रहा है, आप लोग तक नहीं पहुंचता है। मुझे आप पूछो कि मैं इतने साल से वर्क कर रही हूँ, 2, 3, 4, 5 साल की बच्चियों के ऊपर बलात्कार,
8 महीने की बच्ची, अभी सोचो 8 महीने की बच्ची। और जब सब ऐसे झंडे लेके बाहर आते हैं ना, और तो सब मेल पर्सन, पुरुष क्या बोलते हैं कि लड़कियां कपड़े ऐसे पहनती है तो इसके ऊपर ऐसा होता है। सिंपल होती है ना ये बात। तब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये 8 महीने की लड़की को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 2 साल की लड़की को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। या तो फिर हमें ओ माय गॉड वो भगवान के ऊपर केस कर देना चाहिए कि भाई आप लड़कियों को कपड़े के साथ ही भेजिए, राइट। और ऐसे कपड़े के जैसे उनके साथ ऐसा हो ही नहीं। बच्चे, हम लोगों को बहुत कुछ सोचना है विदाउट ब्लेमिंग एनीबडी। ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, इसमें आप लोगों को भी बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये महिलाएं यानी इसमें आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी भाभी है, आपकी पत्नी है और आपकी बेटी भी आएगी। तो हम इतना सेल्फिश ना बने कि सिर्फ हमारे जो है उनके लिए हम उनको प्रोटेक्ट करें और बाकी का वो जाने। यानी दूसरी लड़की को हम कह सकते हैं चलती क्या खंडाला, और अगर हमारी बहन या बीवी बाहर जाती है तो उसको बोलेंगे ठीक से जा, ये नहीं जा, वो नहीं कर, उधर मत जाना, इतने बजे आ जाना, वो आ जाना। क्यों? वाई? हमें तो सोसाइटी ऐसी बनानी चाहिए कि हमारी कोई भी घर की फैमिली मेंबर, कोई भी लड़की रास्ते पे जा सकती है। ये जिम्मेदारी अगर आप लोग उठा सकते हो तो बहुत अच्छा समाज बन सकता है। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आपको सिर्फ फटाफट बोलना है। मैं पूछूंगी कि लड़कियां कहाँ सेफ है, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि मैंने बहुत सर्वे किया है बच्चे। मैंने 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक की लड़कियों की बात कर रही हूँ। 5th से 8th स्टैंडर्ड की लड़कियों को मैंने काउंसलिंग से पूछा था कि आप लोगों को आपकी लाइफ में किसी ना किसी ने ऐसा गंदा टच किया हो और आपको लगा हो कि ये बहुत गंदा लगता है लेकिन आप बोल नहीं सकते हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस। यू कांट बिलीव 98% लड़कियों ने कहा कि यस, काका, मामा, चाचा, दादा, फूफा, सर्वेंट। जब वो लड़की को समझ नहीं है तब से। क्यों? क्योंकि लड़कियों को सिर्फ शरीर समझा जाता है। वाई? वो सिर्फ शरीर है, शरीर तो पुरुष के पास भी है। क्यों उसको कभी भी स्त्रियों ने शरीर नहीं समझा है? ये बहुत गहन बात है, क्योंकि ये संस्कार में हम जो देते हैं ना, वो संस्कार यहाँ बाहर आते हैं, चाहे वो हमारे घर की कोई भी हो। तो यहाँ थोड़ा सा आपको मैं थोड़ी हिंट दूंगी जो आपको पकड़नी है। मैं आपको पूछ रही हूं, लड़कियां घर में सेफ है? गार्डन में? बोलिए, आवाज। पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर? मेरे पास तो सब लाइव केस स्टडीज भी है, मैं दे सकती हूँ। थिएटर में, स्टेशन, सिनेमा हॉल, पुलिस स्टेशन, बस, ट्रेन, मंदिर, शैक्षणिक स्थल यानी स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लास? नहीं। हॉस्पिटल में भी नहीं। तो कहाँ सेफ है? तो कहाँ है? ये आपने कभी सोचा है? हम कभी नहीं सोचते ये चीज। न्यूज़पेपर में पढ़ते रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जिसके साथ जो भी हुआ है वो हमारी कौन लगती है? कोई नहीं लगती। अगर अपनी लगती है तो दौड़ेंगे, किसी को फोन करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, ये करेंगे या नहीं भी करेंगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि उसकी बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, राइट। सो ये सोचने के लिए मैं आज आपको कुछ ना कुछ दे जाती हूं। और ये विषय इतना संवेदनशील है, अगर आप लोग अंदर से नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, तो आप अपने बच्चों को क्या देंगे वो समझ लीजिएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़े से मैं हाइलाइट्स देती हूं। क्योंकि बचपन से ही हमारे अंदर ऐसा डाला जाता है। लड़के और लड़की के उछेर में भेद कहाँ है? यू आर टू बी पेरेंट। आप भविष्य में माता पिता बनने वाले हो, है ना? आप सबकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे। तो आप अगर पहले से ही समझ लेंगे अपने बच्चों के लिए आपको क्या करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप उसको कैसे तालीम देंगे, उसको कैसी उनकी मानसिकता बनाएंगे, ये आपके हाथ में है। वो फ्यूचर है, वो समाज है जो आप बनाएंगे। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो समाज आप बना सकते हैं, वो समाज बनाने के लिए पहले आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। हम बचपन से लड़कियों को यही कहते हैं कि तू अबला है। क्या कहते हैं? कि ये काम तेरे से नहीं होगा, भाई कर लेगा। क्यों हम उसको ऐसा मानते हैं कि वो शारीरिक, फिजिकली शी इज नॉट फिट। लेकिन मैं ये कहती हूँ, साइंस कहता है
कि एक पुरुष, मैं कहूंगी एक स्त्री में इतनी शक्ति है जो 4 पुरुष के बराबर है। कैसे पता है? साइंस सेज कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तब उसको जो पीड़ा होती है वो पीड़ा इतनी ज्यादा होती है, फिर भी विद इन अ सेकंड जब बच्चा रोता है, उसकी आवाज सुनती है, इतनी पीड़ा के बावजूद माँ हंस देती है। अगर किसी ऑपरेशन में एक पुरुष को आप एनेस्थेसिया ना दोगे, कितने सारे को तो मैं इंजेक्शन से भी डरते हुए रोते हुए देखा है। तो 4 पुरुष की शक्ति एक स्त्री में है, ये साइंस कहता है। फिर हम क्यों बचपन से ऐसा कहते हैं कि लड़कियां फिजिकली दे आर नॉट फिट, वो अबला है, वो निर्बल है आप निर्बल? सिर्फ ऐसा मत देखो कि हम लोग पतले हैं तो हम नहीं कर सकते, हम नाजुक है। नहीं, आप हम नाजुक भी है, और जो भी है, हमारे जो ताकत है वो हमारे शरीर के बाहर जो दिखती है उसमें नहीं है, हमारी अंदर की ताकत होती है। तो लड़कियों को जब हम बचपन से ये सिखाते हैं, तब हमें ये कहना है कि तू सरस्वती तो है, तू लक्ष्मी भी है, लेकिन तू दुर्गा भी है। तेरे अंदर ये शक्ति है कि तू राक्षसों का भी नाश कर सकती है, तेरे में ये ताकत है। और हमारे इतिहास गवाह है कि वो चारण कन्या पढ़िए ना, कितनी छोटी सी लड़की ने वो वाघ के सिंह के साथ वो ये किया और उसको फाड़ दिया था। एक माँ भी अपने बच्चे के लिए वो उसके अंदर मुंह में से अपना बच्चा निकालती है, ये हमारा इतिहास कहता है। तो पहले तो हमें ये अपने दिमाग से निकालना है कि हम अबला है, हम निर्बल है, नहीं। और आप लोगों को भी ये अपने घर में समझाना है कि स्त्री अबला नहीं है, वो निर्बल नहीं है। दूसरा, हम सिखाते हैं कि स्त्री सहन शक्ति की मूर्ति है, यानी उसको सहन करना है, बहुत कुछ सहन करना, यानी जो भी उसके साथ अब्यूज हो, अत्याचार हो, वो उसको सहना है। क्यों सहना है? क्यों आपको सहन शक्ति की मूर्त बनना है? कोई जरूरत लगती है? मुझे आंसर चाहिए बेटा, लगती है जरूरत? हमें जरूरत कहाँ है? सहन शक्ति कहाँ करनी है? अगर हमारे फैमिली में, परिवार में एकता बनाए रखने के लिए अगर हमें कुछ ज्यादा काम करना पड़े, कुछ सहना पड़े, तो वहां जरूरत है सहन शक्ति की। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करे, हमें अब्यूज करे, तो वहां सहन शक्ति की क्यों जरूरत है? क्यों सहना है? लगता है आपको सहना चाहिए? व्हाट यू से? तो क्या करना चाहिए वो टाइम पे? क्या करना चाहिए? यस, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। गुड बेटा, यही अंदर से आपको निकालना है। आपके अंदर सब आंसर है, बस आप आवाज निकालो बाहर। लड़कियों को यही करना है। जब भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है, दैट मोमेंट ओनली आप आवाज निकालो। मुझे ये बताओ कि डरना किसे चाहिए? जो गलत करता है उसको, कि जिसके साथ गलत होता है उसको? सॉरी, गलत करता है उसको। तो फिर बलात्कार करता है उसको डरना चाहिए। तो क्यों वो लड़की डरती है जिसके ऊपर बलात्कार होता है? क्यों वो विक्टिम घबराती है? क्यों वो शर्माती है? हम लोग समाज में ऐसा क्या कर देते हैं जिससे विक्टिम बाहर नहीं आते हैं? अभी मैं यहाँ आई ना, उससे 15-20 मिनट पहले मुझे कॉल आया एक एनजीओ से, शायद आप थोड़े दिन में न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, वो भी आशाराम और नारायण साईं वाला जैसा ही बनने वाला है, कि एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन की अंदर 2 मेल जो है, जो टॉप पे बैठे हुए हैं, वो वहां की लड़कियों को बहुत सालों से अब्यूज कर रहे हैं और अभी भी वो चल रहा है। और उसमें से 5 लड़कियां बाहर आई है। वो बोलती है कि ये सब न्यूज़पेपर में रोज पढ़ते हैं, तो हमें हिम्मत आ गई कि बहुत सालों से ये हमारा यहाँ शोषण हो रहा है, हमें उसको बंद करवाना है। तो शायद कल बंद दरवाजे में इन लोगों की हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी करवा दे। बहुत सारे केस ऐसे मेरे पास आते हैं, कितने सारे डॉक्टर्स के अगेंस्ट नर्सिस के मेरे पास आए हैं, जिसको मैं पुलिस के पास ले गई। ये डॉक्टर्स भी अभी जेल में हैं। तो हिम्मत करेंगे, बाहर आएंगे, फरियाद करेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। अगर आप फरियाद नहीं करेंगे तो वो डॉक्टर को तो और मजा आ जाती, ये लोगों को और मजा आ जाएगी, चलो ऐसी तो आती रहेगी। तभी तो सालों से ऐसा चलता है ना। तो हमें सबसे पहले आवाज उठानी है, बस ये काम पहले करो, आवाज उठाओ।
दूसरा मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों को कभी भी ऐसा मत सलाह दो कि जैसे हमें तो बचपन में कहा जाता है, क्योंकि पूरा जनरेशन गैप है, हमें तो कहा जाता था कि तू छोटी है तो पापा के साथ ही जाना, अकेली मत जाना। फिर मेरे से छोटा मेरा भाई 4 साल, फिर भी अभी जहां भी जाएगी भाई को लेके जाएगी। अरे मुझे भाई को संभालना है, वो क्यों मुझे संभाले, ये मेरे दिमाग में हमेशा प्रश्न रहता था। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि मैं लड़की हूं इसलिए। तो तब जब बड़े होते हैं तो भाई संभालेगा, फिर बोलते हैं जल्दी जल्दी शादी कर दो, 19वें साल पे शादी कर देते हैं, क्योंकि भाई अभी तेरा हस्बैंड संभाले, भाई हमारी जिम्मेदारी जाए। अरे लो कर लो बात। तो यानी मेरा तो बॉडीगार्ड एक से एक, यहाँ तो एक सलमान खान, यहाँ तो कितने सारे, पहले पापा, फिर भाई, फिर हस्बैंड, और वहां भी स्टॉप नहीं होना है, फिर तो बेटा आएगा वो देखेगा। बोलो, यानी हमें तो जैसे जन्म से ही बॉडीगार्ड की आदत पड़ गई है, तो जहां भी जाएंगे तो बॉडीगार्ड के लिए देखेंगे। कुछ कोई मस्ती कर रहा है, ये कर रहा है, तो हमारा बॉडीगार्ड नहीं है तो क्या करेंगे, सरेंडर हो जाएंगे, भाई मेरे में तो ताकत नहीं है, सॉरी आज बॉडीगार्ड छुट्टी पे। कभी भी उसके दिमाग में ये मत डालो कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम हैं। उनको बोलो कि तुम खुद अपनी रक्षा कर सकती हो, तुम जहां जाती हो, जहां जो भी काम करती हो, तुम्हें अलर्ट रहना है, तुम्हें समझना है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अगर आप अलर्ट रहती हो ना, तो आपके आजू बाजू में आपको बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कौन सही है कौन गलत है। ये सेंस सब में है, लेकिन हम ये सब चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए टेक्निक है कि आप जहां जाती हो बी अलर्ट, कहीं भी बैठी हो अलर्ट रहो, किसी के साथ भी बात करती हो रीड दैट पर्सन, कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी नजरें कहाँ घूमती है, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि इसकी नीयत कैसी है। तो हमें वहां क्या करना है, और ज्यादा अलर्ट होना है, जल्दी से उनके पास से निकल जाना है, या फिर अगर वो कुछ करता है तो हमें आवाज उठानी है। सिंपल थिंग, ओके। तो ये सब बातें हमें अपने फैमिली मेंबर्स में करनी चाहिए। स्पेशली मैं लड़कियों को भी ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं फैमिली कोर्ट में बैठती हूँ। मैंने देखा कि जब मैंने काम शुरू किया था इन 1999 से, मैं ये काम पुलिस स्टेशन में बैठ के करती थी। 2007 से फैमिली कोर्ट आई, उससे पहले 2000 के साल से मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये काम किया करती थी, कि जिसमें टूटते हुए परिवारों को बचाती थी। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इतना हाई था, वो रेशियो इतना हाई था कि हमें ये बंद करवाना था। तब हमें घर घर जाके हम नॉक करते थे लिटरली, और हमें तो मारने के लिए भी वो पुरुष लोग, सोसाइटी के लोग आते थे कि ये लोगों के घर तुड़ाने के लिए आ गई। लेकिन हम चाहते थे कि घर में रहती हुई महिलाओं को उनके घर में कोई मारपीट न करे। अगर वो गलत है, ये है, आप अगर कुछ गलत करते हो तो उसके लिए आपको मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। अगर आप नहीं समझते तो क्या करना चाहिए? डिवोर्स ले लो भाई। मारना क्यों है? हमें समझाने में कितने साल लग गए कि क्यों मारना है। बोले कि औरत ऐसी ही होती, वो मार से ही समझती, लो कर लो बात। हम पागल है क्या? तो ये सब जो मान्यता अंदर जो जमा की हुई है ना, वो हमें निकालते निकालते तो हमारे तो दम निकल गया था। हम तब घर जा जाके नौकर, हमें पड़ोसी फोन करते थे कि मैडम जल्दी आओ हमारे बाजू में, लेकिन कोई पड़ोसी फिर बाहर नहीं आएगा, वो तो घर में बैठ के हमें फोन कर देगा कि हमारे ये एड्रेस है, बाजू में बहुत मार रहे हैं, आप आओ। और हम जाते थे तो देखो फिर हमारी हालत तो इतनी खराब होती थी, वो खुद हमें पकड़ने के लिए पुलिस बुलाते थे। और पुलिस भी हमें आके क्या समझाती थी पता है? अरे भाई वो तो हस्बैंड और वाइफ का है, आप क्यों उसमें बीच में गिरती हो? और औरत को तो मारेगा, उसका पति नहीं मारेगा तो कौन मारेगा? लो बोलो। मैंने कहा अच्छा ये कहाँ लिखा है कि औरत है तो उसको पति उसका मारेगा? अभी हम उल्टा भी कर सकते हैं कि हम औरतों को अगर सिखा दे कि भाई तुम मारो, तुम बोलना कि हम तो औरत है, पति को नहीं मारेंगे तो किसको मारेंगे? बाजू वाले को थोड़ा मारेंगे। ये सब मानसिकता बदलने के लिए हमें सालों लग गए। फिर मैंने सोचा कि ये हम आप लोगों के थ्रू, यंग जनरेशन के थ्रू, बच्चों के थ्रू हम कुछ चेंज ला सकते हैं। तो अभी हमने थोड़े से साल में ये चेंज किया है। तो अभी हमारा एक अच्छा सा पेरेंटिंग फॉर पीस ऐसा ग्रुप चल रहा है, जिसमें अपने DIG सर है, आपको अगर IG रेंज अपने जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हसमुख भाई पटेल, आप जानते हैं उनको, IPS ऑफिसर। ही इज अ वेरी नाइस फेलो, और वो पुलिस होने से पहले एक अच्छे से व्यक्ति है। ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उनको लगा कि ये काम हमें करना चाहिए, तो वो पेरेंटिंग फॉर पीस का उन्होंने लीडरशिप ली
मैं कोऑर्डिनेटर हूं और हमारी पूरी टीम में मोर देन 70% से डॉक्टर्स है और बहुत बहुत वेरी 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 हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ साथ आप जैसे स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अभी मैंने विवेक ना, हाँ सॉरी, मैंने वो भी उसको जोड़ा। मैंने उसको कहा कि एटलीस्ट तुम दूसरों को भी बताना, तो मैंने वो ग्रुप में डाल दिया उसको कि एटलीस्ट तुम लोग पढ़ते रहना कि क्या हो रहा है शहर में। तो हम लोग आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, हमारे कोई इसमें कोई खर्चा होता नहीं है, किसी को देना होता नहीं है। जो भी हमें करना है हम उसकी स्पॉन्सरशिप ले आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज अच्छा हो, इसमें यंग जनरेशन जुड़े। तो ये सब चीजों में हमने ये सोचा, इसीलिए आज जब मुझे ये लोग बुलाने आए थे तो मुझे अच्छा लगा कि चलो गुड, मुझे इतने बच्चे मिलेंगे जो अच्छी सी सोसाइटी बनाएंगे। सो मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप ये आपको कहा जाता है कि आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, तो वही टाइम पे आपको अपने आप से कहना है कि मैं दुर्गा भी हूँ, राइट, मैं काली भी बन सकती हूँ, मैं राक्षसों का नाश कर सकती हूँ। हम जितनी भी नाजुक और अच्छी वो नजाकत वाली महिला है, लाइक हमें भी पसंद है, ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो हम नाजुक नहीं रहती, हम हाथ में तलवार भी उठा सकती है। अभी तो ये दिल्ली गैंग रेप के बाद राष्ट्रपति ने भी मोहर मार दी है कि जातीय छेड़छाड़ में तो सब कुछ आ जाता है, ईव टीजिंग भी, अगर कोई आपको आंख मारता है, ये करता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बोल दूंगी। और यहाँ बच्चे आप लोग हैं इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारे लड़कों के ऊपर ऐसे केस दाखिल हुए हैं, तो लड़के भी अभी मेरे पास आने लगे हैं कि मैडम हमें बचाइए, हमें ऐसा हमारे इंटेंशन नहीं था। लेकिन अभी आपका इंटेंशन नहीं देखा जाता है, आपकी सिर्फ एक्शन देखी जाती है कि अगर आप, क्योंकि ये राष्ट्रपति ने अभी जो लास्ट मोहर मारी उसमें तो फरियाद सीधा ही दाखिल कर सकते हैं और उसमें कैद की सजा है और उसमें जामीन मामीन भी नहीं मिलता है। तो स्पेशली मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, मेरे पास है अभी समय, इसलिए कि मैं ये विशाखा केस वाली मैं गाइडलाइन इसलिए आई हूं कि ये बहुत ही बढ़िया है, जो यानी क्या क्या हो सकता है। जातीय शोषण किसको कहते हैं वो भी उन्होंने कहा है। जातीय शोषण यानी सिर्फ वो नहीं है कि आपके ऊपर बलात्कार किया जाए या कुछ ऐसा किया जाए। जातीय शोषण में तो ये भी आता है कोई बोलता कुछ नहीं है, सिर्फ एक्शन से आपके साथ कुछ करता है, या तो कोई गंदा चित्र दिखाता है, या तो फिर आपको मोबाइल पे गंदा एसएमएस भेजता है, या तो फिर आपको सीटी मारता है, आंख मारता है, या कोई ऐसी कुचेष्टा करता है जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करें। तो ये सब जातीय शोषण में आता है और पहले ये नहीं था, अब ये क्राइम है। तो पहले की जिसको आदत पड़ गई ना, अभी देखना रास्ते पे लड़के सीटी मारना बंद कर दिया है। तो बहुत सारे लड़के, मुझे हो सकता है कई बार उसमें वो इसका इंटेंशन सही में गलत ना हो, लेकिन वो ग्रुप खड़ा हो तो 3 करते हैं, दूसरे 2 इनोसेंटली उसमें जुड़ गए तो वो बैठे रहते हैं। बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता है इसके लिए। तो मैं आप लोगों को भी ये खास अलर्ट करती हूँ कि कभी भी कोई ऐसा करता है आप उसमें मत रहिए। अभी मैं आपको बोलूँ कि आपने शायद अभी पढ़ा होगा, 10 दिन पहले मेरे पास एक केस आया, एक डॉक्टर लड़की, उसको उसकी सोसाइटी के यानी उसके सिटी एरिया में कोई सोसाइटी के जो लड़के, मोहल्ले के लड़के होते हैं ना, उन लोगों ने कोई ऐसी क्लिपिंग के जिसमें ये लड़की का फेस उस लड़की से मैच होता था, तो पूरे सोसाइटी में वो लोग ने, मोहल्ले में वो एक दूसरे को दी और सब उसके भाई को बोलने गए कि देख तेरी बहन, और इतनी गंदी क्लिपिंग थी वो। तो वो उसने भाई ने तुरंत बोला थोड़ी कि नहीं नहीं ये तो मेरी बहन जैसी दिखती है, मेरी बहन नहीं है। तो क्या हुआ, हम तो मजा ले रहे हैं, ये तुम्हारी बहन है करके। तो वो भाई टेंशन में आ गया। लड़की डॉक्टर, उसकी अभी शादी हुई नहीं है, अभी जस्ट डॉक्टर हुई, तो वो टेंशन में आ गई और फिर वो तो इतनी डिप्रेशन में चली गई। वो तो अच्छा हुआ कि फिर कांटेक्ट हुआ और वो बाहर आई, हम पुलिस कमिश्नर के पास गए, अंदर से उसकी मीटिंग करवाई, वो लड़के को पकड़ा जिसने ये अपने मोबाइल में करा था। उसने स्मार्टली क्या किया कि वो क्या बोलते, मुझे बहुत टेक्निकली ये पता नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मेट कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे वो पकड़ा ना जाए, तो उसने ये कुछ कर दिया था। लेकिन हमारी पुलिस उससे भी स्मार्ट निकली, तो उसने ये सब निकाला। साइबर क्राइम वाले हमारे पास अभी तो है और पकड़े गए जितने भी जिसको 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 फॉरवर्ड किया था, वो सब अभी अंदर है। तो आप ये कहेंगे लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए था, मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था, लेकिन वो वैलिड नहीं है क्योंकि आपने फॉरवर्ड दूसरे को किया।